सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। यूपी के उपचुनाव से दूरी रहेगी आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव पर होंगे चुनाव। मायावती फिर चुनी गई। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद बने रहेंगे उत्तराधिकारी। बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा विधायक को बड़ा झटका। याचिका पर फिर टली सुनवाई। इरफान सोलंकी की याचिका पर 18 सितंबर को अगली सुनवाई। बिजनौर में सीएससी में 2 पक्षों में हुई मारपीट। ट्रेनिंग कर रहे मेडिकल छात्रों और पेशेंट में जमकर बवाल। मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। चित्रकूट में पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर। आमघाट के किनारे खुले दुकानों को प्रशासन ने किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ गोंडा से अहम खबर सामने आ रही है। गांव के भोले भाले ग्रामीणों से ठगी का मामला सामने आ रहा है। कर्नलगंज में 150 जो ग्रामीण हैं वो ठगी का शिकार हुए। तो सौर ऊर्जा में 8500 कहकर मिलेंगे, इस बात को कहकर खाता खुलवाया गया और फिर खाते में लाखों रुपए का लेन देन किया गया। खुद ही पैसा भेजा और खुद ही निकाला भी। बैंक की नोटिस से ग्रामीणों को इस मामले का पता चला और ग्रामीणों ने पूरे मामले की बैंक में अब शिकायत की है। कर्नलगंज पीएनबी बैंक में ग्रामीणों का जो तांता है वो लगा हुआ है। एक लंबी कतार बैंक के बाहर। इन ग्रामीणों की बैंक प्रबंधक बोले वो मामले की जांच कराएंगे। तो कर्नलगंज के पीएनबी बैंक से जुड़ा हुआ पूरा मामला। राजेश शुक्ला ब्यूरो चीफ इसी खबर में जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर देखा जाए तो ये धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, क्या अपडेट इस मामले में? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद गोंडा के कर्नलगंज बाजार का है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का जो बैंक है वहाँ के किसी कर्मचारी ने लोगों को झांसा दिया कि आप 85 रुपए जमा करिए, तब आपको सोलर ऊर्जा का वो दिया जाएगा। और लोगों ने लगभग 150 के लोगों ने 85 रुपए बैंक में जमा किया। 85 रुपए जमा करने के बाद जब ग्रामीण लोग नहीं गए, इसके बावजूद जो बैंक कर्मचारी थे, बैंक कर्मचारियों ने उन्हीं के खातों से लाखों रुपए की आदान प्रदान किया। और जब उन बैंक कर्मचारियों को जब जो जिन लोगों के 150 लोगों के खाते से जो बैंक का लोन की रकम निकाली गई, ठगी ये हुई कि बैंकों में अकाउंट खोला गया और लोगों के अकाउंट से बैंक कर्मचारियों ने मिली भगत करके चुपचाप बैंक से लोन निकाल लिया और लोन निकालने के बाद अपने पास पैसा रख लिया। और जब इसकी जानकारी जब नोटिस ग्रामीण के लोग गाँव के लोगों को पहुंची, जो कि 50 लोग ग्रामीण थे, जब नोटिस पहुंची रिकवरी के लिए, तो उन लोगों को इस जानकारी की मालूम हुई। तो वो लोग मौके पर बैंक में दर्जनों सैकड़ों की संख्या में आया और नारेबाजी की गई। पर इस मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पीएनबी बैंक के जो कर्मचारी हैं उनसे किसी तरीके की पूछताछ? जब इस मामले में स्थानीय पुलिस से बात की तो स्थानीय पुलिस ने कहा कि मौके पर जाकर के मामले में समझौता कराया गया और अभी जांच की जा रही है। लेकिन बैंक के जो कर्मचारी हैं उन लोगों की मिली भगत है, क्योंकि बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मामला हुआ नहीं। अगर मामला हुआ नहीं तो बैंक में अकाउंट खुला कैसे, ये भी संदेहास्पद मामला है। जब बैंक में अकाउंट खुलेगा तभी किसी के बैंक में लोन निकाला जा सकता है अकाउंट पे। 150 ग्रामीणों से 8500 रुपए के नाम पे सौर ऊर्जा देने के नाम पे ठगी कर गई। ये जनपद का पूरा मामला कर्नलगंज का बताया जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल पीएनबी बैंक के जो कर्मचारी और मैनेजर हैं वो इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी रकम खाते से इधर उधर हो जाए। तो ये ट्रांसफर हुए पूरे पैसे अब ग्रामीणों का जो मजमा है वो पीएनबी बैंक के बाहर लगा हुआ है। हालांकि जो बैंक का प्रबंधन है उसका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ हो सकेगी। बढ़ते आगे, इसी बीच एटा से खबर। 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। लंबे समय से फरार चल रहा था और साधु राजीव उर्फ लोधेश्वर महाराज दोस्त की नाबालिग बेटी को भगा कर ले गया था और राजीव गिरफ्तारी के डर से लड़की को लेकर भाग गया था और नेपाल कोतवाली नगर क्षेत्र के पुराने आरटीओ ऑफिस के पास का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो जारी है।
थाना कोतवाली नगर में 15 जुलाई 2023 को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को योगेश्वर महाराज और राजीव नाम के व्यक्ति जो है इसको ले गए थे और ये अपने मित्र के यहाँ ही रहते थे और इस नाबालिग बच्ची को बल्ला फुसलाकर इसको भगा ले गए। इनकी बहुत दिनों से पुलिस द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी और नाबालिग बच्ची भी बरामद नहीं हो पाई थी। आज जो है पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है और नाबालिग बच्ची भी बरामद हो गई है और इन पर 25,000 रुपये का पुलिस इनाम था और ये जनपद पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता है। ऐसे तथ्यों को इस तरह की कार्रवाई की गई है और ये इनको आज जो है माननीय न्यायालय के सपोर्ट किया। एटा से संवाददाता ज्ञानेश कुमार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? 25,000 का इनामी ये बदमाश बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये कोतवाली नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर करीब 1 वर्ष पूर्व अपने ही दोस्त की लड़की को ये भगाकर ले गया और 1 साल से वांछित कर रहा था। यहाँ पर यानी एटा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था इस ढोंगी बाबा राजीव लोधी उर्फ लोधेश्वर महाराज पर। जी फिलहाल अब इसके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई और कानूनी कार्रवाई भी जारी है। क्या लड़की की बरामदगी हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, वहीं लड़की को सकुशल बरामद किया है। वहीं परिजनों से भी इसके बारे में बिल्कुल लड़की के परिजनों से भी बात की जा रही है। उधर यानी पूरी तरह से पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल लंबे समय से ये आपराधिक घटनाओं को लेकर फरार चल रहा था और अपने दोस्त की नाबालिग बेटी को भगाकर ले जाने का गंभीर आरोप, 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और गिरफ्तारी के डर से ये लड़की को लेकर भागा हुआ था। अब गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो जारी है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर से हम खबर अफसरी की तस्वीर सामने आई है। राहत बचाव कार्य में मजदूरों से जो मजदूर लगे हुए थे, छाता लगवाया उनसे, धूप से बचने के लिए छाता पकड़ने की ड्यूटी लगवाई गई और कटान का जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले थे जल शक्ति मंत्री, सिंचाई विभाग के अफसर राजधानी से पहुंचे हुए थे और सीतापुर गाड़ी के एयर कंडीशनर से उतरते ही छाता लगवाया। तो राहत कार्य देखने पहुंचे थे ये सिंचाई विभाग के अफसर। मीडिया के कैमरों को देखते ही छाता हटवाने लगे ये अधिकारी। सीतापुर से संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। दीपक, अगर देखा जाए तो अधिकारी एयर कंडीशन छोड़ना नहीं चाहते, ये तस्वीरें काफी कुछ ऐसा ही बयां करती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से छाता लगाए जाने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में बीते दिन नहर कटान के बाद से वहां पर अफसरों का आना जाना लगा हुआ था। आज सुबह जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जब कार्यक्रम वहां पे लगा कि वो आएंगे और मौके का जायजा लेंगे, उसके बाद लखनऊ राजधानी से आए कई बड़े अफसर जब मौके पर पहुंचे तो पहले तो उन्होंने गाड़ियों से काफी देर में उतरना मुनासिब समझा, क्योंकि मौके पर धूप थी। जिसके बाद वह जल शक्ति मंत्री के आने से कुछ देर पहले जब उतरे भी जमीन में और मौके पर पहुंचे तो उनको धूप लग रही थी। ऐसे में राहत बचाव में लगे हुए जो मजदूर थे, जिनसे बोरियां सिलवाई जा रही थी, मजदूरों को छाता पकड़वा दिया गया और उन अफसरों की वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। जिसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो उन अफसरों ने मीडिया कर्मियों को देखकर छाते हटवाए। लेकिन कहीं न कहीं यह तस्वीरें यह साफ करती हैं कि एसी में बैठ के आने वाले बड़े अफसर
केवल और केवल वह मौके पर पहुंच के खाना पूर्ति करते हैं, ना ही उन्हें धरातल पर होने वाले कार्यों से कोई लेना देना होता है। बिल्कुल दीपक, और सबसे बड़ी बात, जो मजदूर यहाँ पर लगे हुए थे उन्हीं की ड्यूटी छाता लगाए जाने में लगा दी गई। यह बहुत बड़ी कमी जिला प्रशासन के जो सिंचाई विभाग के अफसर थे उनकी थी, क्योंकि यह उन्हीं के अंडरस्टूड था कि जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे वह उन्हीं के थ्रू वहाँ पर मौके पर आए थे। ऐसे में उन्हें किसी न किसी जिला प्रशासन के ही अधिकारी ने निर्देशित किया था कि मेरे बड़े अफसर आए हैं, उनको किसी भी तरह वीआईपी ट्रीटमेंट देकर खुश किया जा सके। ऐसी स्थितियों में यह तस्वीरें यह बताने के लिए काफी है कि एक तरफ तकरीबन 36 गाँव के लोग बाढ़ से जीवन यापन करने में कठिनाइयों मुसीबतों से जी रहे हैं, वही मौके पर पहुंचने वाले अफसर बिल्कुल मौके पर पहुंचने वाले अफसरों को अपनी सुख सहूलियत की फिक्र ज्यादा नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और जब ये तस्वीरें कैमरे में कैद होती हैं तो ये अधिकारी, ये जिम्मेदार जो जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो फिलहाल बचते हुए नजर आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बिजनौर से खबर, सीएचसी अस्पताल में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को हिरासत में लिया है। ट्रेनिंग कर रहे थे ये छात्र और पेशेंट में जमकर मारपीट हुई है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जहीर अहमद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। किस बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई जहीर? बिल्कुल, देखिए ये मामला बिजनौर के चांदपुर इलाके का है, जहां पर सियाओ एक सीएचसी केंद्र है। वहां पर किसी बात को लेकर 3-4 महीने दो पक्षों में पहले कोई विवाद हुआ था। इस बात को लेकर के जब एक पक्ष दवाई लेने के लिए अस्पताल में आया तो वहीं पहले से मौजूद दूसरा पक्ष था, उसके साथ पहले तो बातचीत हुई। बातचीत देखते देखते विवाद में बढ़ गई और इतना विवाद बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। ये वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद करके उसको वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इसमें दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर कार्रवाई की समय जुट गई है पुलिस। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिजनौर के अस्पताल में दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई और ये तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया में वायरल हुई। बलिया से खबर सामने आ रही है। नरही में कार्रवाई के बाद तस्करी का खेला जा रहा है। नाव के माध्यम से बिहार पहुंचाई जा रही शराब दिन के उजाले में तस्कर नाव से सप्लाई कर रहे हैं और गाड़ी से शराब नाव में लोड करने का वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में तस्करी के लिए खड़ी गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया और गाड़ी मालिक और शराब तस्कर पर कार्रवाई की जा रही है। नरही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सुहाव गांव घाट का ये मामला बताया जा रहा है। बलिया से खबर सामने आ रही है। नरही में कार्रवाई के बाद नाव के माध्यम से बिहार पहुंचाई जा रही थी शराब। बढ़ते आगे, पूर्व सपा विधायक इरफान मामले पर सुनवाई टली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 सितंबर को इरफान के मामले को लेकर सुनवाई होगी। यूपी सरकार की गुजारिश पर एक बार फिर से सुनवाई टलती हुई नजर आई। 7 साल की सजा को लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी और इसी को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर से इस सुनवाई की डेट को बढ़ा दिया गया है। खबर लखनऊ से है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी में है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी
मंजूरी दे दी गई और लेकिन आम आदमी पार्टी और इस यूपीएस पर विरोध दर्ज कराते हुए इसे कर्मचारियों के लिए घाटे का सौदा बता रही है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पास की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। उसी सब विषय पर बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आपत्तियां हैं जो आपने यूपीएस को लेकर के विरोध दर्ज कराया है? देखिए, यूपीएस जो है वो कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्यों है? क्योंकि इससे आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बाहर निकालेंगे। क्यों? कि उसमें 38 साल और 40 साल दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उम्र की छूट है सरकारी नौकरी में। तो फिर कैसे मिलेगी उनको पेंशन? तो ये गलत है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यूपीएस है इसको खत्म करके ओपीएस ही बहाल करना चाहिए। आपको लगता है कि ओपीएस से बेहतर ओपीएस है? अगर उसको लागू कर दिया जाए तो ओपीएस लागू करना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम, इसमें तो अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन नहीं मिलेगी, दलितों, पिछड़ों को भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। आपका आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय सम्मेलन भी है, आप लोग अपनी तैयारियों को भरपूर तरीके से 13 अक्टूबर को हम लखनऊ में सम्मेलन करने जा रहे हैं और उसके बाद 8 प्रांतों में प्रशिक्षण शिविर भी करेंगे। पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि ओपीएस अगर यूपीएस की जगह लागू किया जाता है तो उससे केंद्रीय कर्मचारियों को एक सौगात भी मिलेगी और यूपीएस एक तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज़। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर है। मंगलवार को बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक में इस बैठक में देश और प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में मायावती को एक बार फिर से सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और अगले 5 सालों तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी। मायावती 2003 से लगातार पार्टी के अध्यक्ष चुनी जा रही हैं और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। लखनऊ के बसपा मुख्यालय में हुई बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल रहे, जिनके साथ 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई और 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई, कार्य योजना बनाई गई। आकाश आनंद ने नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ ही अन्य जिम्मेदारियां भी अब उनके कंधों पर डाली गई हैं, यानी कि कद बढ़ा दिया गया है। उन्हें कई जगहों का प्रभारी बनाया गया है। इस मौके पर मायावती ने एक बुकलेट भी जारी कर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी हैं, जिसमें किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में बसपा उतरेगी उसकी जानकारी दी गई। बढ़ते आगे, आगरा में ताजमहल तजो महालय में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक और अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी योद्धा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद और कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र में मंगलवार को लघु वाद न्यायालय से न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई और प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजीव कुमार पटेल की ओर से पेश हुए। उनके अधिवक्ता जवाब दाखिल नहीं कर सके और प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए पुनः समय मांगा। कहा कि उनके पास वाद पत्र की नकल नहीं है, जिससे वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर ने कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय से कहा है कि प्रतिवादी वाद को विलंबित करना चाहते हैं और प्रतिवादी को पूर्व में ही सम्मन और नोटिस के साथ वाद पत्र की नकल और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र की एक प्रतिलिपि भेज दी गई थी। प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता को कड़ी हिदायत दी गई कि अगली तारीख तक वो अपनी आपत्तियां पेश करें और बाद में अगली सुनवाई तक 13 सितंबर नियत की गई है। सुनवाई थी ताजमहल तेजोमाले में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग को लेकर।
इसमें जो प्रतिवादी बनाया हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल को बनाया, उनकी ओर से अधिवक्ता पेश हुए। इससे पूर्व की हमारी तारीख 16 अगस्त को थी, उसमें सुनवाई हुई और उन्होंने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था, उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया था। आज उन्होंने इस मुकदमे को टालने का प्रयास किया और बार बार टालने का प्रयास किया जा रहा है कैसे भी ये मुकदमा टले, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो अदालत में कुछ रख पाए, क्योंकि ये सत्य है, वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे भगवान शिव की, हमारे आराध्य की जमीन है। इसीलिए ये टालम टोल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं। हमने ऐसे ऐसे साक्ष्य रखे हैं जिसका जवाब इन पर नहीं बन रहा है। आज उन्होंने नकल के लिए ऑब्जेक्शन लगाया कि हमें नकल नहीं दी गई, जबकि ये बात वो 16 तारीख को जो सुनवाई थी उस पर भी रख सकते थे। आज अधीक्षक पुरातत्वविद के जो अधिवक्ता थे वो हमें कुछ बैकफुट पे खड़े नजर आए और उन्होंने बजाय मुकदमे में आगे बढ़ के अपोज करने के उसको टालने का प्रयास किया। उनकी कोशिश है कि हमारे पक्ष में जितना विलम्ब हो सके आदेश आने में, उतना वो जो है उस मामले को टालते रहे। मामले को ये कहकर टाला कि उन्हें नकलें नहीं मिली हैं, जबकि पिछली तारीख पे वो न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि उन्हें नकलें नहीं मिली है। खबर फतेहपुर से है। थरियाव थाना क्षेत्र के कोरा सादात में सोमवार को पूरे जिले में इमाम हुसैन और उलैह इस्लाम आका चहलुम का जुलूस बड़ी शान और शौकत के साथ निकाला गया। सुबह 10 बजे पहली मजलिस का आगाज हुआ। जनाब यूसुफ और शब्बर के यहाँ पहली मजलिस हुई और जिसे मोहम्मद हसैन कोरा सादात में खिताब फरमाई गई। दूसरी मजलिस मरहूम गुलाम पंजतन के आज़ा खाने में और तीसरी तबो प्रधान के यहाँ हुई। इसके बाद ही दरगाह के इमाम चौक में इमाम हुसैन के चहलुम का जुलूस भी निकाला गया। नोहा ख्वान हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नोहा ख्वान आरिफ सुल्तानपुरी ने किया मसाइबी नौहे ने आरिफ ने आज़ाद कारों की आंखें नम कर दी और जुलूस अपने रास्ते से होता हुआ करबला पहुंचा, जिसमें हर समुदाय के लोग शामिल हुए।